हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आज हम बाल मनोविज्ञान की 7th क्लास लेके आए हैं, 7वां क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में आज हम बात करेंगे अधिगम की। क्या है अधिगम? इसमें अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अधिगम की परिभाषा दी गई है। अधिगम के पक्ष क्या होते हैं, अभिगम के विधियां क्या हैं, अधिगम के प्रकार क्या हैं, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। अधिगम के चक्र क्या है, चक्र में वक्री क्या है, पठार क्या है, बहुत सारी बातें करेंगे इस क्लास में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्लास में मैंने क्या कहा भाई, हम क्या क्या देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अधिगम या जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। मैंने क्या कहा, हम क्या पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहली बातें, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। दूसरी बातें हम करेंगे, अधिगम की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई, अधिगम की परिभाषाएं, ठीक है। फिर थर्ड में हम देख पाएंगे अधिगम के पक्ष, अधिगम के पक्ष। फिर हम बात करेंगे अधिगम की विधियां। फिर हम बात करेंगे अधिगम के प्रकार। फिर हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, विशेषताएं भी देख लेंगे। पहले हम देखेंगे विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं, ये भी हम देख लेंगे। अधिगम की विशेषताएं। फिर हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, करने वाले कारक। फिर हम बात करेंगे अधिगम चक्र, एक जिसे हम कहते हैं अधिगम चक्र। ठीक है, ये हमारा अधिगम के अंतर्गत जो है टॉपिक हम जो देखेंगे, ठीक है, वो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले हम समझते हैं अधिगम होता क्या है, ठीक है, फिर विभिन्न परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम, चलिए अब देखिए अधिगम के अर्थ के अंदर हम चले
तो यहाँ पर दो तरह के अर्थ निकलते हैं, ठीक है। एक जिसे हम कहते हैं संकीर्ण, ठीक है, एक कहते हैं जिसे संकीर्ण अर्थ, और दूसरा जिसे कहते हैं व्यापक अर्थ, ठीक है। अधिगम के दो अर्थ निकलते हैं, एक जिसे हैं संकीर्ण अर्थ और दूसरा जिसे हम कहते हैं व्यापक अर्थ। संकीर्ण अर्थ का मतलब है सीखना, और व्यापक का अर्थ होता है क्या है, व्यवहार। व्यापक का अर्थ क्या मतलब होता है, व्यवहार। पूरा अगर हम बात करें अधिगम का जो है होता क्या है, अधिगम के अर्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम कुछ चीज सीखते हैं, ठीक है, कुछ चीज सीखते हैं तो उसे हम कहते हैं अधिगम। और सीखने का अर्थ है यहाँ पर किस प्रकार से सीखते हैं, ठीक है। जब कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि कुछ अभ्यास करते हैं, बाद में आएगा, ठीक है, अभ्यास करते हैं, ठीक है, परीक्षण करते हैं, अनुभव हमारे पास होती है, तो सीखते हैं। तो सीखने के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कर देते हैं, अधिगम कर देते हैं। तो मोटा मोटी आप समझिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब आप कुछ सीखते हैं, ठीक है, क्या तरीका होता है सीखने का वो भी हम बात करेंगे। तो पहले आप समझिए, जब आप कुछ चीज़ सीखते हैं, जैसे मान के चलिए, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में साइकिल चलाने नहीं आ रहा था, आप साइकिल चलाने स्टार्ट करते हो, ठीक है, सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, और सीख कर आप पूरी तरह से चला लेते हैं, ठीक है। आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको बोला जाए 8 साल 10 साल 12 साल पर छोड़ दिया जाए, फिर भी आप चला पाएंगे, ठीक है। बचपन में चलाते थे, अगर 4-5 साल गैप रह गया और बोलेंगे चलाइए तो चला लेंगे। बाइक चलाने नहीं आता था, आप चला लेंगे, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में लिखने नहीं आता था, आप लिख लेंगे। कहने का मतलब है अभ्यास से, या अगर आपको आता नहीं है तो कहीं जाके प्रशिक्षण लेके, मान के चलिए कोई जो है ऐसे शॉप है जिसके बारे में नहीं जानते, जैसे मान के चल जो है आपका मोटर का कोई काम करना है, अगर उसको आप नहीं जानते, अगर किसी के अंडर अगर आप प्रशिक्षण लेते हैं और वहाँ से कुछ सीखते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। कहने का मतलब है कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम सीख लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अधिगम। लेकिन यहाँ सीखना सिर्फ, ठीक है, और सीखने के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। और व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, याद रखिए, स्थायी परिवर्तन, ठीक है, समझें, स्थायी परिवर्तन। अब स्थायी परिवर्तन का मतलब क्या है कि पूरी तरह से जो चीज़ सीख लिए हैं वो कभी हम जिंदगी में भूलेंगे नहीं, ठीक है। जब कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका स्थायी परिवर्तन होगा, व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिगम। परिभाषा में लिखूंगा, लेकिन कुछ चीज़ समझिए यहाँ पर। अब देखिए, एक शब्द आया है जिसे हम क्या कहेंगे, व्यवहार। एक शब्द आया है जिसे हम कहेंगे व्यवहार। व्यापक अर्थ क्या होता है, व्यवहार। व्यवहार के बारे में आप जानते हैं, इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। व्यवहार के बारे में जो बात कही गई है, देखिए, अगर आप पढ़े हैं मेरे से जो स्टार्टिंग के क्लास, तो मैंने क्या कहा था, ठीक है, एक आप देखे थे क्या, आत्मा का सिद्धांत, एक आपने देखे थे आत्मा का सिद्धांत, पढ़े नहीं मेरे से। दूसरा हमने पढ़े मन का सिद्धांत, पढ़े कि नहीं भाई, मन का सिद्धांत पढ़े, आत्मा का सिद्धांत पढ़े, और तीसरा हम पढ़े हैं, ठीक है, चेतना का सिद्धांत। क्या पढ़े, चेतना का सिद्धांत। और चौथा हमने देखे हैं क्या भाई, चौथा हमने देखे व्यवहार का सिद्धांत। क्या देखे, व्यवहार का सिद्धांत। पढ़े कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं भाई, पढ़े ना, व्यवहार का सिद्धांत। अब देखिए, व्यवहार का सिद्धांत में हमने बात की थी कि स्टार्टिंग में, ठीक है, आत्मा के सिद्धांत को नकार दिया गया था। 16वीं शताब्दी में जो है आत्मा का सिद्धांत देखें, 17वीं शताब्दी के आसपास आपके मन का सिद्धांत, 18वीं 19वीं सदी के आसपास जो है और
19वीं 20वीं सदी के बाद व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, लगभग अभी जो करेंट चल रहा है हमारा क्या है, व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, मनोविज्ञान में व्यवहार का सिद्धांत कहने का मतलब था कि पशु पक्षी एवं क्या है, मानव में व्यवहार किस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, जब इसका अध्ययन करते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं, व्यवहार का सिद्धांत। और ये व्यवहार का सिद्धांत देने वाला या व्यवहार का सिद्धांत लाने वाला व्यक्ति का नाम था वाटसन साहब। क्या है, व्यवहार का सिद्धांत जो देने वाला है उसका नाम क्या था भाई, वाटसन साहब। ठीक है, लेकिन ये भी चीज़ आपको मैंने बताया था कि 1905 में एक व्यक्ति जिसका नाम था विलियम, रिकॉल हो रहा है कि नहीं भी, विलियम मैकडूगल। इसी विलियम मैकडूगल ने क्या किया था, अपनी एक पुस्तक ही, ठीक है, अपनी एक पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एक पुस्तक था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एक पुस्तक जिसको हम कहते हैं आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इसी व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था प्रथम बार। याद रखिए, व्यवहार शब्द का क्या है, प्रथम बार क्या किया गया था भाई, प्रयोग किया था। किसने किया था भाई, याद रखेंगे, विलियम मैकडूगल नामक एक व्यक्ति जो अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है, व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग किया था। ठीक है, व्यवहार शब्द लाया था। लेकिन ये भी आप याद रखिए, सन 1913 में जो वाटसन साहब है, ठीक है, सन 1913 में वाटसन साहब ने, ठीक है, एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो व्यवहार के बारे में इतनी सारी जानकारी हम पढ़ चुके भाई कि आत्मा के सिद्धांत के बाद जब आत्मा को अस्वीकार कर दिया, आत्मा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, तो मन का सिद्धांत आया। मन के सिद्धांत को अस्वीकार करने के बाद चेतना का सिद्धांत आया। चेतना के सिद्धांत को अस्वीकार करने के बाद व्यवहार का सिद्धांत आया। और व्यवहार का सिद्धांत अभी स्थिति में चल रहा है, जहाँ पर पशु पक्षी मानव के व्यवहार की अध्ययन की जाती है मनोविज्ञान में। और ये व्यवहार का सिद्धांत देने वाले वाटसन साहब थे। लेकिन ये भी याद रखें, 1905 में विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक ली थी, ठीक है, आउटलाइन ऑफ जो साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, 1913 में वाटसन साहब ने, ठीक है, व्यवहारवाद के सिद्धांत दिए थे। तो व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था, वाटसन साहब ने। ठीक है, तो ये याद रखिए, पहली बातें कि वाटसन ने व्यवहार शब्द लाया था, वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। लेकिन इसका प्रयोग प्रथम बार विलियम मैकडूगल ने प्रथम बार आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, व्यवहार के बारे में चीज़ें क्लियर है। चलिए अब देखिए, इनकी अधिगम की परिभाषा हम लिख लेते हैं, इसका अर्थ। ठीक है, अधिगम की अगर हम परिभाषा लिखें, हालांकि विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है, लेकिन परिभाषा को हमें अच्छी तरीके से समझना है। परिभाषा हम लिखें तो देखिए, अभ्यास प्रशिक्षण और अनुभव, अभ्यास प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, अभ्यास प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में, ठीक है, व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को, ठीक है, आए क्या है, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं,
स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम कहते हैं। ये सारी बातें आप समझिए एक एक करके, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा अभ्यास, एक वर्ड आया है प्रशिक्षण, एक वर्ड आया है अनुभव, ठीक है। इनके कारण से जो व्यक्ति के व्यवहार में, किसमें? व्यक्ति के व्यवहार में आए कौन सा परिवर्तन भाई? स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो जो चीज़ मैं रेड लाइन में अंडरलाइन किया हूं उसको अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। अब देखिए, समझिए अभ्यास, ठीक है। अब अभ्यास का मतलब क्या है? बार बार हम अभ्यास करते हैं। जैसे कि अभी मैंने क्या कहा कि आपको स्टार्टिंग में साइकिल चलाने नहीं आता था, आप क्या करेंगे? बार बार प्रयत्न करेंगे, ठीक है, गिरेंगे, फिर चलाना सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ जो है मान के चलिए आपको स्टार्टिंग में लिखने नहीं आता था, साइकिल चलाने, कुछ भी चीज़ें, ठीक है। जब बार बार अभ्यास करते हैं उस चीज़ को, तो अभ्यास से व्यवहार में परिवर्तन होता है। पहले, अभ्यास के पहले कुछ और था, और अभ्यास के बाद आपको जो सीखने को मिला, ठीक है, तो वो क्या है? अधिगम है। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण जैसे कि मान के चलिए कुछ चीज़ आपको आती नहीं है, ठीक है, और उसका अगर प्रशिक्षण ले रहे हैं, ठीक है, उसका आप क्या कर रहे हैं? प्रशिक्षण ले रहे हैं किसी के अंडर। मान के चलिए आपको क्रिकेट में जाना है या फुटबॉल खेलना है, ठीक है, तो क्रिकेट में जाना है तो कोचिंग करना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको पूरा सिखाया जाएगा इस प्रकार से खेलते हैं। अगर एक बार आप खेल लिए, एक बार सीख लिए, उसके बाद जो है आप पूरी तरह से क्या बन जाएंगे? पूरी तरह से, ठीक है, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। आप पूरी तरह से सीख गए, क्या गए? पूरी तरह से सीख गए। अनुभव से सीखते हैं, अनुभव एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। अनुभव एक्सपीरियंस से कहने का मतलब है कि बोलते हैं ना कि जो है हमने इतने अनुभव देखे हैं, ठीक है, ज़िंदगी में पूरा अनुभव से हमने सीखे हैं। तो भाई जो चीज़ बीतती गई है, बीत रही है, और उस अनुभव से हमने क्या किया? कुछ सीखा है, ठीक है। और इन सभी के सीखने के बाद जो व्यवहार में हमारा परिवर्तन होता है, और कैसे परिवर्तन होता है? अस्थायी, ठीक है, क्या है? स्थायी रूप से, सॉरी अस्थायी नहीं, स्थायी रूप से, कंप्लीट परिवर्तन, ठीक है। ये जो है स्थायी रूप से जब परिवर्तन होता है तब इसे कहते हैं अधिगम, ठीक है। तो अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। चलिए, मान के चलिए मैंने क्या कहा? एक व्यक्ति है, एक क्या है भाई? एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या किया है? ठीक है, इस व्यक्ति में परिवर्तन आया। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन आया, व्यवहार में परिवर्तन आया, ठीक है। और व्यवहार में परिवर्तन का जो कारण है, व्यवहार में परिवर्तन का कारण है, यदि कारण अभ्यास है, समझिए, यदि कारण प्रशिक्षण है, यदि कारण अनुभव है, इनमें से कोई एक, ठीक है। और ये कारण यदि पूरी तरह से, इस कारण ये पूरी तरह से क्या होते हैं, ठीक है, जब परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, किसके कारण से? किसके कारण से परिवर्तन होता है भाई? इन सभी के कारण से परिवर्तन होता है। अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जब परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन स्थायी हो जाती है, और इसी को हम कह देते हैं अधिगम, कह देते हैं भाई, इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कह देते हैं। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आने का जो कारण है, मूल कारण, उस कारण अगर स्थायी रूप से परिवर्तन आता है तो उसे हम कह देते हैं अधिगम, ठीक है। तो कुछ चीज़ सीखना, और सीखते कैसे हैं? अभ्यास से सीखते हैं, प्रशिक्षण लेके सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज़ और, अगर कुछ चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, समझिए मेरी बातों को, कुछ चीज़ सीख लिए,
ठीक है, और वो व्यवहार में परिवर्तन हो। मान के चलिए मैंने क्या कहा, व्यवहार में यदि अस्थायी परिवर्तन हो गया, बाय द वे, ठीक है, अगर मैंने कहा अगर व्यवहार में, ठीक है, अगर वो अस्थायी परिवर्तन हो गया तो अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? अधिगम नहीं कहेंगे, याद रखेंगे। क्या नहीं कहेंगे? अधिगम नहीं कहेंगे जब परिवर्तन अस्थायी रूप से होता है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं सीखने के लिए हमें तीन ही चीज चाहिए, या व्यवहार में परिवर्तन जरूरी नहीं तीनों कारण होता है कि अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से, ठीक है, क्या तीनों कारण से ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है? कई ऐसे कारण हैं जिससे व्यवहार में हमारे परिवर्तन होता है, जैसे कि मान के चलिए, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन कई कारणों से होता है। अगर हम बात कहें, ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन के अन्य कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, ये तीनों कारण नहीं है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं? एक तो, ठीक है, एक तो बीमारी हो सकता है, व्यवहार में परिवर्तन। मान के चलिए हम बीमार हो गए, ठीक है, और बीमार होने के बाद हम चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। जैसे कोरोना के समय, कोरोना हुआ था, ठीक है, उस समय लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, पहले तो ठीक थे, फिर जब कोरोना हुआ था एकदम चिड़चिड़ापन हो गया था, ठीक है, लोग इधर उधर जो है उनकी जो बोलते हैं कि ना बुद्धि काम नहीं कर रही थी, इस प्रकार से कोई हरकत कर रहे थे, ठीक है। तो ये जब कुछ बीमारी हो जाती है, सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अन्य बीमारी भी हो जाती है तो हम कुछ अलग टाइप की हरकत करने लगते हैं, मन बेचैन हो जाता है, चिड़चिड़ापन होने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्रोधित होने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो क्या ये स्थायी है? भाई ये अस्थायी है। जब बीमारी खत्म हो जाएगी तो जैसा हमारा व्यवहार पहले था वैसे ही हो जाएगा। ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो ये जैसा व्यवहार था वैसी फिर से हो जाएगा। तो ये क्या है? ये अस्थायी है, ये अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। क्या है? अस्थायी परिवर्तन, इसके कारण से हुआ, लेकिन ये अस्थायी परिवर्तन है। दूसरा, अगर हम बात करें, ठीक है, थकान है। अगर हमें किसी भी, अगर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और काम करने के बाद हमें थकान महसूस होती है, तो फिर भाई एक गिलास पानी ला दो यार, ठीक है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से अब मैं नहीं काम करूँगा, मैं थक गया हूँ, ये काम नहीं करूँगा, इस प्रकार से, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी क्या है? स्थायी है। जब थकान मिट जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे, ठीक है, जैसा का तैसा आ जाएंगे, ठीक है। एक है मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन, जब मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है, जैसे आपने कुछ, ठीक है, मादक पदार्थ पी लिए, पीने के बाद बड़बड़ाने लगे, किसी को गाली देने लगे, ठीक है, वो परिवर्तन हुआ आपके जो है व्यवहार में, ठीक है। पीने के बाद लोग परिवर्तन हो जाते हैं, दिखा देते हैं अपना रंग रूप, तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होगा तो वो अस्थायी रूप से होगा, ऐसा नहीं कि दिन भर वो बड़बड़ाते ही रहेगा, नशा उतर जाएगा तो फिर वो फिर से वही अपने व्यवहार में आ जाएगा जो पहले था, ठीक है। फिर साथ ही साथ मूल प्रवृत्ति होती है, ये होते हैं मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति कहने का मतलब होता है, ठीक है, जन्मजात ऐसे कार्य जो जन्मजात होते हैं, जन्मजात कार्य, ठीक है, और ऐसे जन्मजात कार्य होने के बाद, ठीक है, वो ऐसे मूल प्रवृत्ति जो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति। और इसमें अगर इस कारण से व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ये भी क्या होता है? अस्थायी होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कारण भी हैं जो पूरी तरह से क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे परिवर्तन अस्थायी होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई? अस्थायी परिवर्तन होते हैं, अस्थायी परिवर्तन। जब ये इनकी जो है प्रभाव खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो पहला व्यवहार था, जैसा व्यवहार था वैसे होगा। लेकिन जब कोई स्थायी परिवर्तन होता है, जब अभ्यास के कारण, प्रशिक्षण के कारण, अनुभव के कारण कोई स्थायी रूप से परिवर्तन होता है, तब हम उसे कहते हैं अधिगम। लेकिन जब अस्थायी रूप से परिवर्तन होगा तो उसे अधिगम नहीं कहेंगे।
इसे नहीं क्या नहीं कर दे, अधिगम नहीं करेंगे, पूरी तरह से याद रखेंगे। और अस्थायी परिवर्तन कुछ अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, होते हैं कि नहीं भाई। चलिए ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, अधिगम की परिभाषाएं, अन्य विद्वानों द्वारा दी गई अधिगम की परिभाषाएं। तो ये सारी चीज़ समझ गए, अधिगम के अर्थ देखें, इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, अधिगम की जो है परिभाषा देखें, ठीक है, अधिगम के स्थायी और अस्थायी परिवर्तन देखें। अब देखेंगे इसमें परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, एक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक परिभाषा जिसे हम कहते हैं क्रो एन क्रो, ठीक है। नॉर्मल हम परिभाषा तो लिख दिए कि अधिगम होता क्या है, ठीक है, लेकिन अधिगम की कई अन्य परिभाषा जो अन्य विद्वानों द्वारा दी गई है, एक है जिसे हम कहते हैं क्रो एन क्रो। बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक है क्रो एन क्रो, और क्रो एन क्रो का नाम बहुत पहले सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, बाल मनोविज्ञान के समय, ठीक है, हम क्रो एन क्रो की अन्य परिभाषा भी देख चुके हैं। एक है, इसकी परिभाषा क्या है भाई, आदत अभिवृत्ति, आदत अभिवृत्ति और ज्ञान, आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता है, ज्ञान का अर्जन करना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा है भाई, क्रो एन क्रो साहब ने कहा है कि आदत, ठीक है, समझिए, एक है आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, ठीक है। अभिवृत्ति कहने का मतलब है, इसका अर्थ होता है नजरिया, ठीक है। एक है अभिवृत्ति, एक इससे मिलकर बना है वृत्ति, और वृत्ति का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है नजरिया। क्या होता है भाई, नजरिया। तो आदत नजरिए से, ज्ञान से, ठीक है, आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना क्या कहलाएगा भाई, अधिगम कहलाता है। ये किसने दिया था, क्रो एन क्रो साहब ने दिया था। क्लियर है बातें। तो याद रखिए क्रो एन क्रो की परिभाषा क्या है, आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। दूसरे पर चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। एक नाम है जिसको आप याद रखें, गिलफोर्ट नाम याद रखेंगे, गिलफोर्ट साहब ने क्या कहा है कि व्यवहार के कारण, किसके कारण, व्यवहार के कारण, व्यवहार में क्या है, व्यवहार के कारण, व्यवहार में आया परिवर्तन, आया कोई परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अब इसको समझिए, इसका अर्थ क्या है। मैंने क्या कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन। अब देखिए व्यवहार के कारण व्यवहार में कैसे, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई मान के चलिए आप कहीं पर रहते हैं और कोई आसपास एक व्यक्ति है, उनसे आप बहुत चिढ़ते हैं या फिर उनको पसंद नहीं करते या फिर बोलते हैं ये बेकार व्यक्ति है, आप सोचते हैं मन में। फिर एक दिन क्या होता है कि आप कहीं से जा रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं गार्डन में जो भी,
और वो सामने से बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, मान के चलिए सुबह का समय या शाम के समय है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग या गुड जो है गुड इवनिंग, ठीक है, नमस्कार, कैसे हो, सब बढ़िया, इस प्रकार से वो बोलते हैं, ठीक है। तो आप सोचते हैं भाई ये तो मेरे से प्यार से बात की, फिर मैं भी कर लेता हूँ, तो फिर वो बोले, फिर आप भी बोले गुड इवनिंग, सब बढ़िया, गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया है, सब ठीक है, खैरियत है, सब ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है, हर दिन वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मिलते हैं तो हाय बाय वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, सब बढ़िया हालचाल पूछते रहते हैं। अब क्या हुआ, पहले आप उनको गाली दे रहे थे नहीं कि भाई वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वो बेकार है, वो, ठीक है, उनको पसंद नहीं कर रहे थे। फिर आपके मन में परिवर्तन हुआ पर कि भाई वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से बातें करता है, मीठा जो है बोलता है, तो ये क्या हो गया, उनके व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आया कि आप जिसको बेकार समझ रहे हैं, जिसको पसंद नहीं कर रहे थे, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छे बोल रहे हैं। तो भाई व्यवहार के कारण भी परिवर्तन आता है, ये किसने कहा, गिलफोर्ड साहब ने। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई परिवर्तन आएगा, उसे हम अधिगम कहते हैं। तो ये भी सीखने वाली बात, हम उनसे सीख रहे हैं कि वो भाई साहब अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हम भी अच्छा व्यवहार करें। मान के चलिए वही आके मारपीट देता है, गाली गलौज दे देता है, तो हम क्या करते हैं, हम भी मारपीट देते, गाली गलौज देते। होता है ना कि कोई आके मारपीट देता है तो चुप थोड़ी रहते हैं, वो भी मारपीट देता है, ठीक है। तो भाई जैसा सामने वाला व्यवहार करेंगे वैसा आप भी करेंगे, होता है नहीं, बोलते हैं कि जैसा वो करेंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। तो वैसी है, व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन आता है। चलिए, समाज में जहाँ आप रहते हैं, आसपास के लोग जैसा आपके साथ अगर विनम्र व्यवहार करते हैं तो आप विनम्र व्यवहार करें, ठीक है। आप वो यदि किसी प्रकार की जो है बल का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज देते हैं, तो आप भी करते होंगे, जाहिर सी बात। तो यही है, व्यवहार के कारण आया व्यवहार में परिवर्तन को गिलफोर्ड साहब ने अधिगम कहा है। चलिए, विलियम वुडवर्थ, एक नाम याद रखें फिर से, विलियम वुडवर्थ साहब का। और विलियम वुडवर्थ का क्या कहना है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। इन्होंने एक्चुअल में दो परिभाषा दी है, ठीक है, एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरा यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। विलियम वुडवर्थ साहब का कहना है कि जो अधिगम है विकास की एक प्रक्रिया है। भाई अगर आप में विकास हो रहा है, ठीक है, विकास कहने का मतलब है, ठीक है, आपके मानसिक विकास, शारीरिक विकास, अगर आप में विकास हो रहा है, और विकास निरंतर चलती है, विकास के बारे में हम पढ़े हैं, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलती है, जब से आपका जन्म होता है वहाँ से मृत्यु तक आपका विकास लगातार चलती है, ठीक है। और रास्ते में एक चीज़ पकड़ ली है, अधिगम, सीखना, लर्निंग। अधिगम का मतलब है कुछ सीखना, कुछ लर्निंग। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो विकास की एक प्रक्रिया है, आपके विकास हो रहा है। मान के चले आपने बिल्डिंग बनाना सीख रहे हैं, वो आपका विकास हो रहा है, ठीक है। कुछ इजाद करना सीख रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आप फिर उनका विकास हो रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ अगर सीख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम जो है विकास की प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है। फिर वही बातें, एक दूसरी बातें उन्होंने कही, दो डेफिनेशन दिए। उन्होंने कहा कि जो नवीन ज्ञान है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया, नवीन प्रक्रिया, ठीक है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है,
ठीक है। तो कहने का मतलब साफ साफ है, इस इधर उधर से घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं कि जब नवीन ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो नवीन नए प्रतिक्रिया होती है। तो नए प्रतिक्रिया, ये जो नवीन ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वो अधिगम के ही पार्ट है। क्या है? अधिगम ही है। जब नया ज्ञान अर्जित करते हैं तो क्या है? एक प्रकार का अधिगम है। ठीक है, चलिए एक और विद्वान है जिसका नाम है, चौथे नंबर पर हम इसे बोले तो एक और विद्वान है जिसका नाम है B.F. स्किनर। एक स्किनर साहब है जिसको हम कहते हैं B.F. स्किनर। और B.F. स्किनर का क्या कहना है, इसको अगर लिखूं तो अधिगम व्यवहार एवं अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, ठीक है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, कि एक क्या है? प्रक्रिया है। अब इसको समझिए, क्या है? अधिगम व्यवहार में, अगर व्यवहार में आप क्या करें? उत्तरोत्तर सामंजस्य। उत्तरोत्तर सामंजस्य का कहने का मतलब है, ठीक है, क्रमबद्ध क्रम या बोल सकते हैं, ठीक है। एक देखिए, कोई भी चीज व्यवहार में जो है परिवर्तन होती है, अचानक से नहीं होता, एक स्टेप बाय स्टेप होते, क्रमबद्ध क्रम बोल सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप कहेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। मान के होता है ना कि एक व्यक्ति, मान के चलिए आपको बोला जाता है कि जो है आप विद्यालय जाते हैं और विद्यालय गए होंगे तो आपने क्या किया है? पहली क्लास पहले पढ़े होंगे, दूसरी क्लास पढ़े होंगे, तीसरी क्लास पढ़े होंगे, इस प्रकार से करते करते जो भी आपने किए होंगे, ठीक है, जो भी मान के चलिए आपने जो ग्रेजुएशन किए हैं तो वहाँ तक, ठीक है, लगातार किए होंगे। पहले पहली क्लास गए होंगे, दूसरी क्लास गए हैं, तीसरी क्लास, चौथी, पाँचवीं, ऐसे ऐसे करते क्रमबद्ध करते करते ग्रेजुएशन पूरा किए होंगे। आप एकदम से पहले के बाद चौथी, फिर पाँचवीं, फिर आठवीं, फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन ऐसे तो नहीं किए होंगे, या एक ही बार ग्रेजुएशन तो नहीं किए होंगे। कहने का मतलब है उत्तरोत्तर सामंजस्य का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध क्रम अगर सामंजस्य लगा, अगर हम, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते थे? अधिगम। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। तो क्रमबद्ध क्रम आपके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये B.F. स्किनर साहब ने कहा, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं कि कोई व्यक्ति मिल गया तो नमस्कार बोल दिया, अच्छे से थोड़ा बहुत बात कर लिए, फिर ठीक है डेली रूटीन में बात करते हैं, फिर उनसे मित्रता होगी, फिर अच्छी बात हो, फिर उनसे व्यवहार बहुत अच्छा होगा, क्रमबद्ध क्रम, ठीक है। जैसे आप सीढ़ी चलते हैं, ठीक है, सीढ़ी चढ़ते हैं तो धीरे धीरे एक एक करके चलते हैं, ठीक है, वैसी टाइप का क्रमबद्ध क्रम। चलिए चौथे नंबर पर अगर हम बात करें, सॉरी चौथा नंबर हो गया, अगर हम पाँचवें नंबर पर हम बात करें तो पाँचवें नंबर क्या बोलता है भाई? एक व्यक्ति, एक साहब और आते हैं, आइजैक साहब, ठीक है। और आइजैक ने क्या बताया भाई? इन्होंने क्या कहा कि जो अधिगम है, अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन, नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। ये याद रखेंगे। एक और व्यक्ति का आप नाम लिख सकते हैं छठे नंबर में, एक व्यक्ति जिसका नाम है गेट्स। गेट्स साहब ने क्या कहा है? ठीक है, क्या कहा है भाई कि प्रशिक्षण और
अनुभव के कारण, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। क्या है? अधिगम है। ठीक है, तो ये देखिए, जो मैंने क्या कहा कि प्रशिक्षण और अनुभव किसके कारण से? प्रशिक्षण के कारण, जहां आप कहीं प्रशिक्षण लिए हैं, और अनुभव के कारण। ठीक है, अनुभव आप जो है एक्सपीरियंस जो बंदे हैं, और एक्सपीरियंस के कारण, ठीक है, और प्रशिक्षण के कारण, ठीक है, व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आता है और वो स्थायी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो गेट साहब ने भी वही कहा है, आइजैक साहब ने भी कहा है। तो अगर हम देखें एक एक करके, फिर से थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या कहा शुरू से। ठीक है, तो क्रो साहब ने कहा कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान अर्जन करना अधिगम है। ठीक है, वहीं पर गिलफोर्ड साहब का कहना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है, जो दूसरा व्यवहार करता है वैसे हम भी व्यवहार करते हैं, वैसे कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम कहते हैं अधिगम। विलियम वुडवर्ड साहब ने दो परिभाषा दी है, और एक परिभाषा जिसमें कहा है कि अधिगम जो है विकास की एक प्रक्रिया है, और दूसरा परिभाषा इन्होंने दिया नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है भाई, लर्निंग कहलाती है। ठीक है, फिर एक और परिभाषा B.F. स्किनर साहब ने दिया है। B.F. स्किनर साहब ने क्या कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप जो है प्रक्रिया है। आइजैक साहब ने कहा है कि अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। वहीं पर गेट साहब ने कहते हैं कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसा विद्वानों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा जो डेफिनेशन दिए हुए हैं वो वर्ड आप याद रखेंगे, क्योंकि उन्हीं से आपका जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ कुछ वर्ड दी गई हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा, क्रो साहब ने क्या क्या यूज़ किया है? आदत यूज़ किया है, अभिवृत्ति यूज़ किए हैं, ज्ञान यूज़ किया है। गिलफोर्ड साहब ने 2 बार व्यवहार यूज़ किया है। विलियम वुड साहब ने अधिगम विकास का यूज़ किया, विकास की प्रक्रिया है। विलियम वुड साहब ने नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया को यूज़ किया है। ठीक है, B.F. स्किनर साहब ने व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य को यूज़ किया है। ठीक है, आइजैक साहब ने नवीन स्थायी परिवर्तन को यूज़ किया है। गेट साहब ने प्रशिक्षण अनुभव को यूज़ किया है। तो ये कुछ कुछ जो की वर्ड्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो याद रखें कि गेट साहब ने प्रशिक्षण अनुभव कहा है, आइजैक ने स्थायी परिवर्तन कहा है, नवीन स्थायी परिवर्तन, B.F. स्किनर ने जो है व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य कहा है। तो ये कीवर्ड्स याद रखेंगे, इधर उधर हुआ तो फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि जिन्होंने जैसा कहा है एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने अपनी परिभाषा में, अधिगम की परिभाषा में क्या कहा है। ठीक है, चलिए, तो वो कीवर्ड्स हैं, या भी बोल सकते हैं वो वर्ड्स हैं, वो आप याद रखें, जो मैंने ग्रीन कलर में टिक मार्क कर दिए हैं, उनसे संबंधित वो याद आप रख सकते हैं, रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए, ठीक है, तो प्रशिक्षण अनुभव, ठीक है, प्रशिक्षित होकर अनुभव होना, कहीं भी प्रशिक्षण सीखना, सीख के अनुभव, प्रशिक्षण कहीं भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहीं भी सीखते हैं। चलिए, तो परिभाषा हो गई, अब बात करेंगे कुछ पक्ष की। ठीक है, चलिए कुछ आए बात करते हैं, लेकिन 2 मिनट का ब्रेक है। 2 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे अधिगम के पक्ष, अधिगम की विधियां, अधिगम के प्रकार। ठीक है, और अधिगम को प्रभावित करने वाला और कारण और अधिगम की विशेषताएं, ये सब पर हम नज़र डालेंगे। लेकिन 2 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो सभी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, जो भी हमने बातें की हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य बातें अधिगम से संबंधित। अब देखेंगे अधिगम की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं अधिगम के, वो हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए अधिगम की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषताएं हैं, एक एक करके मैं लिख देता हूं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है भाई? सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरी बातें, अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। अर्जित, पहले लिख लेते हैं बातें। अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। तीसरी बातें, सीखना जीवन पर्यंत चलते रहता है। ठीक है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। चलने वाली क्या है? सतत प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब सीखना ही है। ठीक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण, सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। पांचवा, यदि हम लिखें, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना एक क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। क्रियाशीलता की उपज है। ठीक है, अपना वीडियो भी हटा देता हूं फिलहाल। चलिए, फिर बोल सकते हैं, सीखने हेतु एक परिस्थिति से दूसरे में स्थानांतरण होता है। ठीक है, क्या है? सीखने हेतु एक परिस्थिति से दूसरे में क्या होता है? स्थानांतरण होता है, तरण होता है। फिर आठवां हम बोल सकते हैं, सीखने के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। सीखने के द्वारा, ठीक है, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
फिर यदि हम बोलें नवा, सीखने द्वारा विद्यार्थी को उचित बुद्धि एवं विकास में सहायता पहुंचती है। ठीक है, सीखने द्वारा, लिख रहा हूं तो आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा क्या क्या बोला। सीखने द्वारा विद्यार्थी को उचित बुद्धि एवं विकास में सहायता पहुंचती है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायता होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। ठीक है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में क्या होती है भाई, सहायक होती है सीखना, ये याद है। सीखना समायोजन में सहायक होती है। समायोजन में सहायक होती है। अधिप्रेरणा, ठीक है, क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है इंग्लिश में भाई, मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा अधिगम, अधिगम का मुख्य चालक है, मुख्य चालक है। अधिगम व्यक्तित्व एवं सामाजिक दोनों का होता है। ठीक है, व्यक्तित्व, ठीक है, सॉरी, व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है, दोनों होता है। कहने का मतलब वो व्यक्तिगत भी सीख सकते हैं और समाज में जो चीज़ घटित हो रहा है उनसे भी आप सीख सकते हैं, तो अधिगम दोनों होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हैं, आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, याद रखते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है बातें? चलिए अब देखते हैं पक्ष, प्रकार और विधियां। ठीक है, अधिगम के पक्ष क्या है, अधिगम के प्रकार क्या है, अधिगम की विधियां क्या है। ठीक है, चलिए ये हो गए। चलिए ये सब आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, विशेषताएं एक एक करके। चलिए अब बात करेंगे सीखने के पक्ष। ठीक है, या बोल सकते हैं अधिगम के पक्ष, अधिगम के पक्ष। ठीक है, पक्ष का कहने का मतलब है ऐसी कौन सी स्थिति है, ठीक है, किस प्रकार की ऐसे कारक है, किस प्रकार की स्थिति है जिसके कारण से आप सीख सकते हैं। याद रखिए अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। ठीक है,
याद रखेंगे मैंने क्या कहा, क्या होते हैं भाई, अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। तीन पक्ष में अगर पहला पक्ष जिसको हम कहते हैं क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा क्रियात्मक पक्ष, और तीसरा जिसे कहते हैं भावनात्मक पक्ष। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम सीखते हैं तो किस प्रकार से सीखते हैं भाई। ठीक है, एक है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है क्रियात्मक पक्ष और तीसरा है भावनात्मक पक्ष। तो समझिए तीनों को। संज्ञानात्मक पक्ष से संबंध है ठीक है, ज्ञान से। किससे संबंध है? ज्ञान से। ठीक है, जब कोई आप ज्ञान अर्जित करते हैं और उस ज्ञान अर्जित करने से सीखते हैं। देखिए, एक वर्ड और मुझे बोलना था स्टार्टिंग में लेकिन नहीं बोल पाया। ठीक है, सीखने का मतलब ये नहीं है, सीखना या जिसको हम अधिगम कहते हैं, अधिगम या सीखने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई विद्यालय में गए, किसी चीज़ को रट ली, याद कर लिए, ठीक है, उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे, उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। सीखने का मतलब होता है कि उसके द्वारा कोई स्थायी परिवर्तन लाया जाए। ठीक है, याद कर लिए तो हम भूल जाएंगे, अस्थायी है। आपको याद हमेशा रहता है क्या? 24 घंटे। ठीक है, हमेशा जो चीज़ याद रहती है वो रहता नहीं, रटने वाली चीज़ याद नहीं रहता, लेकिन जो सीखने वाला चीज़ है वो याद रहता है। ठीक है, तो सीखना क्या है? ठीक है, अगर वो स्थायी है तब क्या है? अधिगम है। अस्थायी है तो अधिगम नहीं है। लेकिन हम रट के, ठीक है, उसको पूरी तरह से हम अगर सीखते हैं तो वो अधिगम नहीं कहलाता। तो देखिए, ज्ञान से, अगर ज्ञान के द्वारा अगर कोई चीज़ सीखते हैं, ज्ञान का मतलब यहाँ पर है जो है आपके घर में है माता पिता, ठीक है, वो जो बोल रहे हैं, वो जो ज्ञान रहे हैं, मान के चलिए स्टार्टिंग में बच्चों को बोलेंगे कि भाई बड़ों का सम्मान करिए, ठीक है, बड़ों का पैर छूइए, इस प्रकार से बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए। इस प्रकार से जब वो ज्ञान देते हैं, या किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं कि सम्मान या व्यवहार की फील्ड, किसी भी फील्ड में अगर आपको वो सिखाते हैं, या यदि आप स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तब आप सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तब क्या कहेंगे? ठीक है, तब क्या कहेंगे? अधिगम। तो अधिगम के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? एक ज्ञान की सीखना, ठीक है, तो ज्ञान अर्जित कर सीखना, अगर इसको हम कहें तो ज्ञान अर्जित कर सीखना, अर्जित कर सीखना। ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाएगा? संज्ञात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष कहने का मतलब बार बार क्रिया करने से। ठीक है, करत करत अभ्यास। ठीक है, क्या है? करत करत अभ्यास। जब तक हम लगातार कोई चीज अभ्यास करते हैं, बोलते हैं कि चींटी जो है पहाड़ पर चढ़ रही है, लगातार गिर रही, फिर अंतिम में वो चढ़ जाती है। कहने का मतलब है, ठीक है, जब तक हम लगातार प्रयास करते हैं और उन क्रिया से जैसे मैंने कहा साइकिल चला रहे हैं, आपको साइकिल चलाने स्टार्टिंग में नहीं आता था, फिर आपने बोला कि भाई मैं साइकिल चलाऊंगा, फिर वो प्रयास कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं कि एक दिन चलाएं, फिर गिर गए, फिर दूसरे तीसरे दिन चलाए, गिर गए, चौथे दिन चलाए, गिर गए, महीने भर 15 दिन ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि साइकिल आप आराम से चला सकते हैं, या कोई भी चीज़ आराम से चला सकते हैं। तो लगातार आप उस चीज़ को करके सीखते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो किसी चीज़ को, ठीक है, प्रयत्न करके जो है क्रिया करके, क्रिया कार्य या प्रयत्न करके, क्रिया कार्य या प्रयास या प्रयत्न करके सीखना ही क्या कहलाता है? सीखना क्या कहलाता है? क्रियात्मक पक्ष कहलाता है, क्रिया करके सीखना। भावनात्मक पक्ष,
भावनात्मक पक्ष, ठीक है, आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हो गया, ठीक है, क्या है, मन में उत्पन्न भावना से सीखते हैं, ठीक है। मन में उत्पन्न भावना से सीखते हैं मतलब मान के चलिए अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है, या ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, आपकी जो दोस्ती है उसमें खटास मौजूद हो गई कि भाई उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, ठीक है, तो उस मेरे मन में उनके प्रति जो चीज़ उत्पन्न हुई, ठीक है, उनसे हम कुछ सीखा हूँ, ठीक है। देखिए ये चीज़ मैं भी ये भी बोलना चाह रहा हूँ भाई, एक चीज़ और स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था वो भी नहीं बोला हूँ, लेकिन अभी मैं बोलता हूँ कि जो सीखने का मतलब ये नहीं, सीखने का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव वे में भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो हम चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, निगेटिव वे में भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब किस वे में मैं सकारात्मक बोलूँ, किस वे में नकारात्मक बोलूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए जैसे सकारात्मक, ठीक है, कोई चीज़ सीखना, अच्छी चीज़ों के लिए सीखना वो सकारात्मक होती है, अच्छे कार्य करना वो सकारात्मक होती है। लेकिन नकारात्मक, जैसे कोई बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, वातावरण के आधार पर अगर या फिर स्कूल में उसके विद्यालय में ऐसे कोई बदमाश बच्चे होते हैं, उनसे सीख जाते हैं, गाली गलौज देना सीख जाते हैं, चोरी करना सीख जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं, बहाने बनाना सीख जाते हैं, अपराध में लिप्त हो जाते हैं। तो भाई ये भी तो सीख रहे हैं ना, ये भी तो सीख रहे हैं आसपास के लोगों से सुन के, देख के, ठीक है, क्रिया करके ये सब सीख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, एक तो पहली बात जो अधिगम होता है, ठीक है, अधिगम होता है, अधिगम का मतलब सीखना है, और सीखना का मतलब सीखने पे स्थायी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, तो उसे अधिगम कहते हैं। रट्टा मार के या उसको याद करके सीखना अधिगम नहीं कहलाता, ठीक है। अधिगम के अंतर्गत दो चीज़ें होती हैं, एक मैंने कहा सकारात्मक और दूसरा अकारात्मक, दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं। सकारात्मक जो अच्छे कार्य होता है वो सकारात्मक कहलाता है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। नकारात्मक कहने का मतलब जैसे कि मैंने कहा चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, ठीक है, अपराध प्रवृत्ति में लिप्त हो जाना, ये भी क्या है, सीखना है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मन में जो भावना उत्पन्न होती है हम उनसे सीखते हैं। कोई भी भावना उत्पन्न होती है, मान के चलिए, ठीक है, जो देशद्रोही बनते हैं या फिर जो आतंकवाद बनते हैं, क्रिमिनल माइंड के बनते हैं, मन में भावना उत्पन्न होती है कि देश ने मेरे को क्या दिया या इसने क्या किया, इसको मार डालूंगा, इसको ये कर डालूंगा, ठीक है, तो इसके लिए मैं बम बनाना सीख लूँगा, ठीक है, यूट्यूब में देख के बम बनाना सीख लिए या कुछ करना सीख लिए, तो ये नकारात्मक सीख है। लेकिन अच्छी सोच, मान के चलिए भाई ये मेरे लिए अच्छा कार्य किया तो मैं अच्छा चीज़ सीखूंगा, ठीक है, मेरे बारे में मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में अच्छी चीज़ सोचते हैं, मेरे लिए अच्छे करते हैं, तो मेरे मन में भावना उत्पन्न हो गई कि मेरे लिए, ठीक है, तो मैं अच्छा कार्य करूंगा, मैं उसके लिए मेहनत करके दिखाऊंगा, मैं एग्ज़ाम क्रैक करूंगा, इस प्रकार से भावना भी उत्पन्न होती है। तो कुछ चीज़ हम सीखते हैं तो सकारात्मक भी सीखते हैं, नकारात्मक भी सीखते हैं, ठीक है। तो संज्ञात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, तीन पक्ष। संज्ञात्मक पक्ष जब कुछ ज्ञान अर्जित करके सीखते हैं, क्रियात्मक पक्ष जब कोई चीज़ करके सीखते हैं, कोई प्रयत्न करते हैं, कोई प्रयास करते हैं, बार बार उस कार्य को करते हैं तब सीखते हैं, तब उसके क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। भावनात्मक पक्ष मन में या भावना हमारी उत्पन्न होती है तब सीखते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, भावनात्मक पक्ष। तो अधिगम के तीन पक्ष हैं, ये याद रखें। क्लियर है बातें? चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, पक्ष तो देख लिए, सीखने की प्रकार देखते हैं या सीखने की विधियत। पहले सीखने के प्रकार देखते हैं। या बोल सकते हैं अधिगम या सीखने के प्रकार। तो अधिगम या सीखने के प्रकार की बातें हम करें तो इनके भी कितने होते हैं भाई, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है।
प्रकार कितने होते हैं, ये भी कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रकार जिसे हम कहते हैं, एक प्रकार जिसे हम कहते हैं गामक अधिगम, एक प्रकार जिसे हम कहते हैं गामक अधिगम, दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रतिबोधात्मक अधिगम। नाम याद रखिए भाई, प्रतिबोधनात्मक अधिगम। और एक जो होता है वो संकलात्मक अधिगम, एक जिसे कहते हैं संकलनात्मक अधिगम, अधिगम। ठीक है, गामक अधिगम। ठीक है, देखिए गामक अधिगम कहने का मतलब है कि शरीर की क्रिया के द्वारा, शरीर की क्रिया के द्वारा ठीक है, अगर हम अधिगम करते हैं, अगर हम सीखते हैं तो उसे हम कहते हैं गामक अधिगम। ठीक है, और ये किस विधि के द्वारा हम सीखते हैं, किस विधि के द्वारा सीखते हैं, ये विधि है अनुकरण विधि। हम विधि पढ़ेंगे भी, अनुकरण विधि। किस विधि के कारण करते हैं, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का कहने का मतलब है, ठीक है, देख के। ठीक है, और ये जो है गामक अधिगम, ठीक है, गामक अधिगम किस अवस्था में होता है, तो अवस्था की हम बात करें तो शैशवावस्था में होता है भाई। किस अवस्था में, शैशवावस्था में होता है। ठीक है, चलिए, तो शैशवावस्था में हम क्या करते हैं, गामक अधिगम सीखते हैं। हम पढ़ चुके हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जन्म से लेकर जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उसको हम शैशवावस्था के अंदर रखें। ठीक है, 5 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र को हम बाल्यावस्था कहते हैं, 12 वर्ष से 18 वर्ष की हो किशोरावस्था कहते हैं। इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं ना, 7 अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं। उनमें से जो शैशवावस्था होती है, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में हम क्या कहते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, शरीर की क्रिया से सीखते हैं। ठीक है, जैसे शरीर स्टार्टिंग में पैर हिलाते हैं, ठीक है, देख करके नकल करते हैं, दूसरे बच्चों को देख के सीखते हैं। ठीक है, माता पिता जो है उनको उनके व्यवहार, अनुकरण को देख के से, अनुकरण मतलब नकल करना, नकल करके सीखते हैं। तो ये जो गामक अधिगम है वो किस समय की है, वो ऐसी अवस्था है, शैशवावस्था के समय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है प्रतिबोधनात्मक अधिगम। इस प्रतिबोधनात्मक अधिगम जो है ये किस समय होता है, ये बाल्यावस्था के समय, बाल्यावस्था। ठीक है, ये जो लर्निंग है ये किस समय की है, बाल्यावस्था के समय। और प्रतिबोधात्मक कहने का मतलब है जो है मन या मस्तिष्क, समझिएगा, मन या मस्तिष्क का विकास। ठीक है, मन या मस्तिष्क का विकास होता है बाल्यावस्था। ठीक है, 5 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। और इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मन या मस्तिष्क में जो छप जाता है, ठीक है, मन या मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब छप जाता है उसी से वो सीखते हैं। जैसे हम बोल दिए कि बेटा ये जो है ये डॉग का चित्र है, ठीक है, ये हाथी का चित्र है, ये भालू का चित्र है, वो आप देख रहे हैं वो पेड़ है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसको हम बॉटल कहते हैं, वो चीज़ वो है। ठीक है, इस प्रकार से उसके दिमाग में, उसके मन में क्या हो जाता है, घर कर जाता है। एक बार 2 बार हम उसको बोलेंगे कि भी ये चीज़ ये है, ठीक है, तो वो पहचान लेंगे, पापा वो शेर, पापा वो जो है हाथी, वो कुत्ता, वो एप्पल, वो जो भी चीज़ सामने अगर उनको सिखाएंगे तो मन में एक बन जाता है, चित्र बन जाता है,
मन मस्तिष्क में चित्र बन जाता है। तो बाल्यावस्था में बच्चों को ऐसे ही लर्निंग करते हैं, ऐसे सिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिबोधात्मक अधिगम। संकलात्मक अधिगम, संकलनात्मक अधिगम और संकलात्मक अधिगम कहने का मतलब है जब कल्पना करके, जब चिंतन करके, ठीक है, जब अमूर्त प्रयत्नों से ये हम सीखते हैं, तब इसे कहते हैं संकलात्मक अधिगम। अब ये होता है आपके किशोरावस्था में, किसमें, किशोरावस्था में आपको देखने को मिलते हैं। किस अवस्था में देखने को मिलती है भाई, किशोरावस्था में देखने को मिलती है। तो अधिगम या सीखने के प्रकार कितनी हैं, 3 हैं। एक गामक अधिगम शरीर की क्रिया के द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है और इस शैशवावस्था में सीखते हैं। वहीं पर प्रतिबोधनात्मक अधिगम बाल्यावस्था में सीखते हैं, मन मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब छप जाता है उसी से हम सीखते हैं, ठीक है। संकलात्मक अधिगम जो है कल्पना से, चिंतन से, ठीक है, ये हम सीखते हैं, इसे हम कहते हैं संकलात्मक अधिगम। और इसी अधिगम को, संकलात्मक अधिगम को सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिगम कहा है, सर्वश्रेष्ठ अधिगम, सीखने का सर्वश्रेष्ठ अधिगम, क्योंकि किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की उम्र के अंतर्गत किशोरावस्था आते हैं, और ये इस समय अगर वो सीखते हैं मन, ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करके, ठीक है, चिंतन करके, सोच करके, अमूर्त जो है प्रयत्नों से जो सीखते हैं, ठीक है, कल्पना बुद्धि अपना चिंतन मन लगा के सीखते हैं, तो यही जो है इसको हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ अधिगम कहलाता है। तो याद रखिए, गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकलनात्मक, ठीक है, ये 3 चीज़ें याद आप रख सकते हैं। ठीक है, सीखने की विधियां हैं एक और, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए विधि क्या है, अधिगम की विधियां, अधिगम की विधियां, विधियां कहने का मतलब है किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। तो कई प्रकार हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अनुकरण करके, अनुकरण करके, ठीक है, करके सीखो, करके सीखो विधि, ठीक है, फिर निरीक्षण विधि, क्या भाई, निरीक्षण विधि, बस नाम याद रखिए, निरीक्षण विधि, करके सीखो विधि, परीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधियां, सामूहिक विधियां, ठीक है, मिश्रित विधियां, मिश्रित विधियां, ये सारी विधियां, सूझ विधि, क्या है भाई, सूझ विधि, सूझबूझ कर आप सीखते हैं, ठीक है, सूझ विधि, अभ्यास विधि, ठीक है, अभ्यास विधि, सूझ विधि, ये सारे किसके हैं, अधिगम की विधियां हैं भाई। ठीक है, अनुकरण करके सीखते हैं, जो देखते हैं वैसा व्यवहार, जो देखते हैं वैसा हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, तो वो अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है, करके सीखते हैं, कुछ चीज़ कार्य करके सीखते हैं, निरीक्षण करके सीखते हैं, परीक्षण करके सीखते हैं, सामूहिक विधियां से, मिश्रित विधियां से, सूझ विधि से, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अभ्यास विधि से, ये सारे क्या हैं, अधिगम की विधि हैं। तो सिर्फ नाम याद रखिए, अधिगम की विधि कौन कौन से हैं, ठीक है, अनुकरण विधि, ठीक है, निरीक्षण विधि, प्रशिक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि, सूझ विधि, अभ्यास विधि, करके सीखो विधि, ठीक है, ये सारे क्या है, विधियां हैं किसके, अधिगम की। क्लियर है मेरी बातें। चलिए अब देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर जो बच जाता है आज की क्लास में, आज हम यहीं पर जो रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर अधिगम का अर्थ हो गया है, ठीक है। परिभाषाएं हो गए, पक्ष हो गए, विधियां हो गए, प्रकार हो गए, विशेषताएं हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, देखिए 7वें नंबर पर अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक बाकी है, ये हम बात करेंगे। अधिगम चक्र है, वो क्या है, पठार वगैरह क्या है, वो हम बात करेंगे। फिर अधिगम के सिद्धांत भी है, 9वें नंबर में हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत देखेंगे। और सिद्धांत में आपके व्यवहारिक सिद्धांत, व्यवहारिक जो है या व्यवहारवादी सिद्धांत जिसको बोल सकते हैं, और एक संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवाद सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, ठीक है। एक और व्यक्ति जिसका नाम याद आएगा, ठीक है, थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक साहब ने अधिगम के संदर्भ में क्या सिद्धांत दिए हैं उसको हम देखते हैं, थार्नडाइक का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। फिर अधिगम के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें बाकी है। अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत, थाइन के सीखने का सिद्धांत वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पावलक का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो है अधिगम में। क्रिया प्रस्तुति का अधिगम सिद्धांत भी हम देखेंगे। अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत या गेस्टरवादी सिद्धांत, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या होता है, क्षेत्रवादी सिद्धांत क्या होता है, अष्टपसोनाकनी का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार अल्बर्ट ड्रॉन बॉड्रुगा का जो है सिद्धांत, ये अजीब टाइप का नाम है। अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है ये भी हम देखेंगे। मतलब मान के चलिए अधिगम की जो है 5 से 6 क्लास लगने वाली है भाई। अधिगम से संबंधित कितने, 5 से 6 क्लासेस लगने वाली है। क्लियर है बातें। ये तो क्लास 1 था अधिगम से संबंधित, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 इस प्रकार से वो रहेगा। तो आज की क्लास में ये हुआ अधिगम की विशेषताएं तक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम चक्र, अधिगम के अन्य सिद्धांत वगैरह वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। अधिगम आज इसका प्रथम भाग था, पहला भाग था। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्लास मिलते हैं, धन्यवाद।